वीर वो नहीं होते जो बैठे बैठे अपनी वीरता के विषय में बखान करते हैं। वीर वो होते हैं जो रणभूमि में अपना परचम लहराते हैं और अपने दुश्मन के समक्ष शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत हो उसे हरा डालते हैं। तो आपकी वीरता अभी आपके अध्ययन से है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से है। तो खाली बैठकर विचार करके करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको करनी होगी। तभी आप उस रणभूमि में यानी कि परीक्षा के दिन उस रणभूमि में अपना 100% दे पाएंगे और अपने दुश्मन यानी कि अपनी असफलताओं को हरा पाएंगे। तो सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। तो जो आज की ये पंक्ति मैंने आपसे बोली, इसका उद्देश्य यही है कि आप सिर्फ बातें ना बनाएं या सिर्फ विचार ना करें, सिर्फ ख्याली पुलाव ना बनाएं, मेहनत करें, अनुशासित रहें और समय सारिणी के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को करते रहें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से रिलेटेड ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक हमने सिंधु और हड़प्पा और उसके बाद वैदिक संस्कृति से रिलेटेड वीडियो हमने देखी, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखा। ऐसे ही आज एक वीडियो यहाँ पे लाई जा रही है जिसमें हम महाजनपद काल, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्यक वंश और आपके उज्जैन के विषय में, नंद वंश के विषय में, यूनानी लेखकों के विषय में, सिकंदर के विषय में। तो ये यूकेपीएससी द्वारा कई बार पूछा जाता है यहाँ से। तो आप इन इम्पोर्टेंट प्रश्नावली को, महत्वपूर्ण प्रश्नावली को ध्यान से देखें, प्रयास करें। अगर आपको उत्तर आता है तो आप अपने उत्तर भी जोड़ें। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको कुणिक कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु, एक तो हमें ये उत्तर मिला कि अजातशत्रु हर्यक वंश का है, और दूसरा मिला कि इसे क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऐसा कौन सा शासक था जिसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। देखिए यहाँ पर एक उत्तर तो हमें ये मिलता है कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। अब पूछा है कि कहाँ पर हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन। तो उसका सही जवाब है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काले, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ये क्या है? ये द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सबके अलग अलग। अगर हमने वैदिक सभ्यता वाला वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी कि इसको क्या बोला जाता है, इसका अर्थ क्या है। तो ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन है ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। भोजक भी ऑप्शन में आ सकता है या ग्राम भोजक भी आ सकता है। तो आप ध्यान देंगे गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवंतिका, तक्षशिला, कानिकुब्ज या धानिकटक। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्य नंद, कालाशोक,
घनानंद या नागार्जुन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद नंद वंश का संस्थापक था, जबकि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है, आगे प्रश्न में आएगा, आप ध्यान रखेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्यनंद। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? किसके द्वारा? यूनानी लेखकों द्वारा। अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्यनंद या घनानंद? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को क्या कहा गया? अग्रमीज या जेंड्रमीज। किसके द्वारा? यूनानी लेखकों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ठीक है, सिकंदर से रिलेटेड भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ध्यान रखेंगे। 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला है, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ है शासक और एक तरफ है वंश। एक बिंबसार, कालाशोक, महापद्यनंद, ये बिंदुसार, ये सब क्या हैं? ये शासक हैं, और बगल में आपके हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश, ये सब वंश हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा शासक किस वंश का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? 1 2 4 3। बी में क्या है? 1 2 4 3। ठीक है, तो यानी कि बिंबसार किसका है? हर्यक वंश का है, अभी हमने बात की थी, हमारा हर्यक वंश की बात अभी हम कर रहे थे। ठीक है, तो बिंबसार हर्यक वंश का है, ए का 1, बी का 2 कालाशोक शिशुनाग वंश का है, और सी का 4 अभी हम बात कर रहे थे कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्यनंद, और बिंदुसार मौर्य वंश का है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे इसको सही से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज राजगृह या चंपा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी कि किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया, यानी कि राजधानी बनाया सबसे पहले पाटलिपुत्र को किस शासक ने बनाया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है, कौन सा था? महापद्यनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो उसका सही उत्तर है घनानंद, ऑप्शन नंबर बी, घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध साम्राज्य, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? अगर हम बोलें कि मगध साम्राज्य किस सदी में प्रथम पहली बार उत्कर्ष हुआ, मतलब दिखाई दिया, चमका? चौथी सदी में, चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में या पहली सदी ईसा पूर्व में? उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब वो नहर कहाँ खोदी गई थी? अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। अभी हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर था ईरानियों द्वारा। तो अब प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हो सकता है कि पहला आक्रमण किसी और ने किया हो, लेकिन शासक
ऐसा कौन सा था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया? ऑप्शन है साइरस, कॉम्बसिस, डेरियस या जेरसिस, जिसको हम शार्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। डेरियस ऐसा पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी मैंने आपको बताया था कि जो नंद वंश का प्रथम या संस्थापक कह सकते हैं महापद्य नंद था, और अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? यानी कि भारत में सिक्के या मुद्रा कब आई? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। राजा हैं अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। प्रश्न यह है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन था? अजातशत्रु, ऑप्शन है केवल एक, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, यानी कि सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे, बिंदुसार नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? प्रश्न क्या है? नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन है अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, या काशी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काशी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर के आक्रमण के समय, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, सुंग वंश का या कर्ण वंश का? ठीक है, प्रश्न क्या है कि जिस समय सिकंदर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया तो कौन सा राजवंश था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसका? नंद वंश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऐसा कौन सा राज्य था जो 6ठी सदी में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? तो आप जानते हैं मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था 6ठी सदी में। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ऐसा कौन था जिसने सेनिया या नियमित और स्थायी मैंने परमानेंट सेना रखने वाला कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार, जो हर्यक वंश का था। ठीक है, अभी हमने वंश और शासक पढ़े थे, तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्यनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद, यानी कि नंद वंश का संस्थापक, जिसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी कि बाकी अन्य उनके साथ आए थे और ये नहीं था। कौन नहीं था? नियाकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? तो हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? यानी कि महाजनपद काल जो जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस समय जो श्रेणियों का संचालक होता था उसे क्या कहते थे? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक? तो उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्रेष्ठिन कहा जाता था। किसे? जो श्रेणियों का संचालक होता था। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है? क्या है गृहपति का अर्थ? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान। इसको गृहपति कहा जाता था महाजनपद काल के समय में। फिर है मिलान करने वाला। मिलान करना है हमको, एक तरफ नाम दिए हैं और एक तरफ उनका अधिकार दिया है कि वो किस अधिकारी में थे। अष्टकूलक, महामात्र,
बलि साधक और सौल्किक या शुल्काध्यक्ष। उनके फिर बात ये जो हैं 1 2 3 4 जो हैं ये उनके काम हैं, कौन सा अधिकारी क्या था। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, यानी कि सब सामने लगे हुए हैं हमारे, ये सब हमारे करेक्ट लगे हुए हैं। अष्टकूलक एक परामर्शदायी संस्था है। महामात्य या मात्र कह सकते हैं, महामात्य उच्च कोटि का अधिकारी को महामात्य कहा जाता था। बलि साधक किसे कहते थे, किसानों से कर वसूलने वाले को बलि साधक कहते थे। और सौल्किक या शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। तो बलि साधक इसमें इंपॉर्टेंट है कि बलि साधक क्या है, किसानों से कर वसूलने वाला। और अष्टकूलक भी इंपॉर्टेंट है, परामर्शदायी संस्था को अष्टकूलक कहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कौन सा शासक था मगध के प्रारंभिक शासक में। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने बात की थी। 16 जनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीट में देखो हमको याद हो गया, तो ऐसी प्रश्नों की सीरीज आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपुजा। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी झेलम को पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अंतिम प्रश्न है सुमेलित करने का। इसमें आपको महाजनपद दिए हैं और ये राजधानी दी है। ये महाजनपद है और ये राजधानियां हैं सब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 3 1 2 यह है इसका उत्तर। अब हम इससे मिलाएंगे। तो कुरु एक महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। कुरु की क्या है, इंद्रप्रस्थ। और उसके बाद है बी, बी है पांचाल और पांचाल की क्या है, अहिछत्र। उसके बाद है सी का 1, यानी कि कौशल की क्या है, साकेत। और वत्स की क्या हो गई, डी का 2, कौसाम्बी। ठीक है, आप इसको ऐसे देख लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने महाजनपद पढ़े, जिसमें हमने आपका ये वैशाली राज्य हो गया, नंदवंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, सिकंदर हो गया, या ये जो महामात्य, अष्टकूलक ऐसे पद थे इनके विषय में पढ़ा। तो आगे आने वाली वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे भारत इतिहास में माना जाता है वो माना जाता है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी और अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।